नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में। दोस्तों 10 जुलाई 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संकलन होगा और बिहार के आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित तैयारी के दृष्टिकोण से हम यहाँ पर तमाम चीज़ों को हमेशा की तरह आपको यहाँ पर विस्तृत तौर पर बतलाने वाले हैं। तो पूरे क्लास को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। अच्छा, सेशन की हम शुरुआत करें उससे पहले दरअसल पिछले क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, उस प्रश्न को हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन आपको मिला है दोनों कथनों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए, वन महोत्सव 2025 के दौरान बिहार सरकार ने पूरे राज्य में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। देखिए, यहाँ पर अगर हम इस कथन की बात करें तो 2 करोड़ पौधे नहीं बल्कि यहाँ पर 5 करोड़ पौधा होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य 5 करोड़ पौधा लगाने का था। ये कथन यहाँ पर असत्य है। उसका दूसरा कथन है यहाँ पर कि वन महोत्सव 2025 में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान को थीम के रूप में अपनाया गया है। एक पेड़ माँ के नाम, बिल्कुल ये कथन यहाँ पर सत्य है। जो राइट आंसर एक्चुअली इस प्रश्न का था यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। कथन 2 केवल सत्य है, यानी कि विकल्प नंबर बी। ये हमने आपको विस्तार में बतलाया था जब इसकी जानकारी हम दे रहे थे। तो यहाँ पर वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो अभी मतलब आई थी कुछ में पहले, उसको लेकर भी जानकारी दिया था बिहार के संदर्भ में। यहाँ पर हमने लिखा भी है, ये तमाम चीज़ों को आपको ध्यान रखना कि बिहार में वन प्रतिशत कितना है और 2028 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, मतलब कितना क्षेत्र को ये कवर करता है। और जो रिपोर्ट है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ये 16वां संस्करण है इस रिपोर्ट का। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर, अच्छा ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए, 2025 में वन महोत्सव के तहत 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर खास करके वन स्थिति रिपोर्ट को लेकर ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आपके बीच हमने रख दिया है। फिलहाल इसे स्किप करते हुए चलते हैं आज के इस क्लास के पहले प्रश्न पे। ध्यान रखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन आपके बीच है कि बिहार सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी अभी दिया है। देखिए, एक जानकारी मैं आपको बता दूं सबसे पहले, अभी हाल ही में 8 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और ये जो प्रश्न है वहीं से आपके बीच हमने रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो खास करके कैबिनेट के फैसले होते हैं, जो एक्चुअली मंजूरी दी जाती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर यह कथन है कि बिहार सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दिया है। देखिए, यहां पर यह कथन पहले हम टिक कर लेते हैं, यह सत्य है। फिर कथन 2 की अगर हम बात करें तो अब केवल बिहार की ही मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये भी यहां पर हमारा जो कथन है सत्य है। नेक्स्ट तीसरा कथन है कि बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को भी स्वीकृति दी गई, यानी कि मंजूरी दी गई। ये भी कथन यहां पर सत्य है। नेक्स्ट चौथा कथन है कि बिहार नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत संवर्धन नीति 2025 को मंजूरी दी गई। तो ये भी कथन यहाँ पर सत्य है। कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि चारों के चारों कथन यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि उपयुक्त सही विकल्प चुनिए, यानी कौन सा इसमें सही था। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि यहाँ पर सभी कथन जो आपको दिए गए हैं 1 से 4 तक, ये सभी सत्य है। देखिए, आइए यहाँ पर हम वो जानकारी देखते हैं जो 8 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो बैठक आयोजित हुई, यहाँ पर 43 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। अब ये 43 का 43 हमें नहीं पढ़ना है, बल्कि इसमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमें पूछे जा सकते हैं, जिसकी प्रबल संभावना है, वो आपके बीच यहाँ पर हमने रखा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 24 जून को एक बैठक थी, फिर 1 जुलाई को भी हमने कुछ जानकारी आपको दिया था, बैठक से निकल कर आई थी, और अभी फिर 8 जुलाई 2025 को ये चीजें एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। अभी पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दिया गया। दरअसल युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और सशक्तिकरण हेतु यह जो आयोग का गठन को मंजूरी दिया गया, यह आयोग इस क्षेत्र में कार्य करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बातों में आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं को आरक्षण में, मतलब महिलाओं के आरक्षण में बदलाव किया गया। अब बिहार के, यानी कि केवल बिहार की मूल निवासी महिला जो बिहार की रहने वाली है वास्तविक रूप से, उन्हें सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ा मतलब घोषणा है, खास करके महिलाओं, लड़कियों की दृष्टिकोण से। ध्यान रखिएगा, एक सुनहरा अवसर आपके पास है।
35% पहले जो लाभ था पूरे भारत की महिलाओं को मिलता था। अब विधानसभा चुनाव का परिणाम यहाँ पर यह है कि सरकार ने इसे बदल दिया है, अब बिहार को लेकर ही इसे लागू कर दिया गया है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, ये तो पहले हो जाना चाहिए था एक तरह से देखा जाए, क्योंकि कई राज्यों में ये बैन है, मतलब स्थानीय लोग ही जो राज्य के निवासी हैं वही लाभ ले पाते हैं, जो आरक्षण की अगर हम बात करें बहुत सारे राज्य हैं। उसी प्रकार से बिहार में भी होना चाहिए। देखिए इस पर सबकी राय अलग अलग हो सकती है, मैं अपनी राय दे रहा हूं क्योंकि बिहार में बेरोजगारी बहुत चरम पर है, ध्यान आपको रखना है। और ये एक पहल खास करके लड़कियों के उत्थान को लेकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इस चीज को यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें। 35% जो आरक्षण है अब केवल महिलाओं को, मतलब जो महिला बिहार के मूल निवासी उनको मिलेगा। अब यहाँ पर अगला है बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को भी मंजूरी दिया गया। दरअसल पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा आपूर्ति और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए इस स्वीकृति को, मतलब इस नीति को स्वीकृति दी गई है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर, मतलब अगला यहाँ पर है कि बिहार नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत संवर्धन नीति 2025 को भी मंजूर दिया गया। दरअसल हरित ऊर्जा और सौर तथा पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लागू हुई है। एक जानकारी और भी देखिए, ये तो पहले से ही संचालित है लेकिन फिर भी यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है, मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में आपको ध्यान रखना है जो दिव्यांग उत्तीर्ण होंगे, जो मतलब खास करके परीक्षा जो प्रीलिम्स होगा क्वालिफाई करेंगे, उन्हें 50,000 और यूपीएससी परीक्षा जो प्रीलिम्स होंगे दिव्यांग पुरुषों को 1 लाख रुपए जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और लाभार्थी में आप देखेंगे पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, साथ ही साथ जो सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग होंगे वो मतलब इनका लाभ ले पाएंगे, मतलब ऐसी बातें यहाँ पर कही गई है। तो विशेष बात यहाँ पर यह है कि मतलब बीपीएससी और यूपीएससी प्रीलिम्स में 50,000 और 1 लाख क्रमशः ये मतलब राशि दी जाएगी। हालांकि ये चीजें पहले से भी संचालित हो रही है। तो इंपॉर्टेंट तथ्यों में इतनी जानकारी यहां से आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए एक प्रश्न इसी से रिलेटेड यहां पर हम लोग अभ्यास के तौर पर करते हैं कि बिहार सरकार ने 8 जुलाई 2025 को युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और सशक्तिकरण प्रदान करने हेतु किस आयोग के गठन को मंजूरी दिया है। ध्यान रखिए राइट आंसर यहां पर हो जाएगा बिहार युवा आयोग। अच्छा एक जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर 2025 की हम बात करें तो मैं आपको बता दूं तकरीबन 10 से ज्यादा आयोग का गठन हुआ। अभी तो कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी दिया गया, लेकिन इससे पहले भी हमने कई जानकारी आपको दिया कुछ में पहले, और मेरे ख्याल से इस चीज को ध्यान रखिएगा तकरीबन 10 आयोग के गठन को मंजूरी दिया गया है। इसमें कुछ पुनर्गठन भी किया गया, एक अलग सिरे से संशोधित किया गया है। इस चीजों को यहाँ पर ध्यान रखना अति आवश्यक है। देखिए अब इसमें हम विस्तार में चर्चा करते हैं। कुछ जानकारी यहाँ पर है इस आयोग को लेकर कि बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें प्रशिक्षित करने के तथा उसे सशक्त बनाने और सक्षम बनाने के उद्देश्य से बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दिया है। ये पहले ही हो जाना चाहिए लेकिन अभी हाल ही में ये शुरुआत किया गया है। अब ये बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष तथा 7 सदस्य इसमें होंगे। और आपको ध्यान रखना है जिसकी अधिकतम जो सीमा होगी, उम्र सीमा, वो 45 वर्ष होगी। और यह आयोग जो है इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के ही भीतर निजी क्षेत्र में रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही साथ राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। विशेष रूप से अगर हम इसके उद्देश्य को समझें, जो एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई है, ये बिहार के युवाओं के हितों में काम करेगा। मतलब खास करके यहाँ पर जो हमने लिखा है कि प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने को लेकर, खास करके रोजगार के अवसर उनके लिए उपलब्ध हो, ये सभी दिशा में ये कार्य करेगा। तो इतनी बातें ध्यान रखिए। यह निर्णय खास करके राज्य में युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए लिया गया है। एक जानकारी कुछ समय पहले हमने आपको बतलाया था, बेरोजगारी को लेकर ही जानकारी थी, सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा में है। अच्छा बिहार में भी कम नहीं है, बिहार में भी बहुत बेरोजगारी है। लेकिन एक चीज समझिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें बिहार में बेरोजगारी दर या फिर भारत में बेरोजगारी दर की, तो पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है। और उसमें भी वैसे पढ़े लिखे जो ग्रेजुएट हैं, ऐसे लोगों की बेरोजगारी संख्या बहुत अधिक है। एक चौंकाने वाला डेटा था, एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट का नाम तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन ये जानकारी हमने आपको दिया था, जो ग्रेजुएट हैं वो अधिक बेरोजगार हैं भारत में। तो अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में जुलाई 2025 में किस देश द्वारा द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक नामक सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। एक्चुअली यहाँ पर जो जुलाई 2025 लिखा गया, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा 4 जुलाई 2025। तो ये प्रश्न थोड़ा सटीक हो जाएगा क्योंकि अभी रिसेंटली और भी कई सम्मान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं। अच्छा, इस वर्ष 2025 में अब तक 5 मिल चुका है इन्हें, और ये जो मिला है ये वाला, अभी इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि त्रिनिदाद व टोबैगो। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला हुआ 25वां जो नागरिक सम्मान है जो किसी देश द्वारा मतलब दिया जाता है, तो ये क्रम के दृष्टिकोण से 25वां, ये ध्यान रखिए। अच्छा, यहां पर इसके एक्सप्लेनेशन पे हम चले उससे पहले एक जानकारी यहां पर मैं आपको देना चाहूंगा। अभी हाल ही में सूरीनाम को लेकर मैंने चर्चा किया था पिछले कुछ क्लास में, हमने आपको बताया था अभी हाल ही में ये मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है। अमेजन बेसिन का ये पहला देश बना है जो मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है। हालांकि अगर हम बात करें पूरी दुनिया में ये 46वें नंबर पे आता है जो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अच्छा, भारत की बात करें तो भारत मलेरिया मुक्त नहीं है। भारत सरकार ने 2030 तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये लक्ष्य राष्ट्रीय लक्ष्य है, जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, यहां पर जो अन्य दो विकल्प देख रहे हैं आप, श्रीलंका और घाना, ये दोनों देशों द्वारा अभी खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान दिया जा चुका है, 2025 में ही दिया गया है। ये कंप्लीट जानकारी अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सम्मान मिला है, ये देश का नाम क्या है, तो त्रिनिदाद और टोबैगो, जो कि एक द्वीप राष्ट्र है। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि सर्वोच्च सम्मान यहां का द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो वे इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए। अच्छा, सवाल यहां पर यह भी है कि किस चीज को ध्यान में रखते हुए यह सम्मान इन्हें दिया गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उन्हें यह सम्मान जो है ये वैश्विक नेतृत्व करने, साथ ही साथ कोविड-19 के समय मानवीय प्रयासों के लिए मतलब इस चीज का हवाला देते हुए यह सम्मान इन्हें दिया गया है। इसे ध्यान आपको रखना है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह प्रधानमंत्री मोदी का 25वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 दर्जन का जो आंकड़ा है ये पार कर चुके हैं, और ये सम्मान जो अभी हाल ही में मिला है ये यहाँ के त्रिनिदाद और टोबैगो के जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कंगालो, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी को यहाँ पर ये सम्मान से मतलब सम्मानित कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट पे। दरअसल इस देश की अगर हम बात करें त्रिनिदाद व टोबैगो की, यहां पर एक जानकारी आपके बीच हमने रखा है, ध्यान से इसे देखिएगा। करीब 13 लाख की आबादी वाले इस छोटे से द्वीप देश में 45% भारतीय मूल के लोग हैं। अब इन 45% में भी भारतीय मूल की जो बात यहां पर हो रही है, इनमें आपको ध्यान रखना है कि जो अधिकांश है लगभग यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश के भोजपुरी भाषी जिले से आए हुए हैं। दरअसल आपको ध्यान रखना है, इनके पूर्वज जो थे ब्रिटिश राज के दौरान यानी कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान गिरमिटिया मजदूर के रूप में यहाँ पर लाए गए थे और यहीं बस गए। अब एक शब्द जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है गिरमिटिया या फिर गिरमिट, दरअसल इसे समझते हैं ये आखिर है क्या। इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये, और कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, गिरमिट शब्द से अगर हो सकता है कि आप परिचित ना हो, लेकिन इसका अंग्रेजी में जो शब्द होता है वो होता है एग्रीमेंट। आप यहाँ पर इसका अर्थ आसानी से समझ सकते हैं, इसी का एक टूटा फूटा रूप है, इसी से मिलता जुलता एक शब्द है। इन मजदूरों से जो यहाँ पर लाए गए थे ब्रिटिश राज के दौरान, अंग्रेजों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, और इसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर आधार पर इन्हें गिरमिटिया कहा जाने लगा। आई होप ये यहाँ पर क्लियर है। तो यहाँ पर विशेष बात यह है कि देश में 45% जो लोग हैं वो भारतीय मूल के हैं, और उनमें अधिकांशतः आपको ध्यान रखना है बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। यूपी बिहार के लोग पूरी दुनिया में कहीं भी आपको मिल जाएगा, ये चीज ध्यान आपको रखना है। अच्छा, मंगल ग्रह पर एक जानकारी हमने आपको दिया था हिल्सा क्रेटर को लेकर। अच्छा, इसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे, वो चीजें हमने पहले आपको बताया है। एक यूपी के शहर के नाम पर रखा गया है और एक खास करके बिहार के शहर के नाम पर रखा गया है मंगल ग्रह पर जो क्रेटर खोजा गया है। डिटेल में वो चीजें हमने बताया है, हालांकि यहाँ पर उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक जो है उस पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सम्मान मिला है 2025 में अब तक, ये कंप्लीट जो सूची है 2025 से अब तक का, हालांकि ओवरऑल इन्हें 25 सम्मान मिल चुका है अब तक। अब यहाँ पर देखिए 2025 में जो देश द्वारा सम्मानित किया गया श्रीलंका, मॉरिशस, साइप्रस, अभी रिसेंटली घाना द्वारा दिया गया है। कब? तो 3 जुलाई को ही, और अगले ही दिन 4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो द्वारा। तो ये चीजें विशेष रूप से समझना है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, ये तमाम चीजों को जो आप यहाँ पर देख रहे हैं हूबहू
PDF फॉर्म में प्राप्त करने के लिए आप BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अच्छा, एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आप सबको ये भी बता दूं कि डेली करंट अफेयर्स के जो क्लास हैं, जो बोर्ड PDF एक्चुअली जो बोर्ड में आप पढ़ते हैं देखते हैं, ये अब से सभी के लिए निःशुल्क है। बस उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर ये चीजें आपको मतलब वहां पर डेली बेसिस पर मॉर्निंग में आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर मतलब बोर्ड में जो चीज आप देख रहे हैं हो बहू ऐसा मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर तमाम चीज आपको मिलेगी। हालांकि जो मंथली PDF है वो हमारा पेड है, मंथली हो गया, ईयरली हो गया, टेस्ट सीरीज आदि हो गई, वो सभी पेड है, ठीक है। लेकिन जो डेली वाला है अगर ऐसा लेना चाहते हैं तो वो बिल्कुल निःशुल्क है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में विंग्स ऑफ गोल्ड सम्मान मिला है। इसके साथ ही वो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर इसमें होगा आस्था पुनिया। विकल्प नंबर C इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए आपको बता दूं कि विंग्स ऑफ गोल्ड एक सम्मान है। दरअसल इसकी बात करें जो भारतीय नौसेना के उन पायलटों को दिया जाता है जिन्होंने लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अभी हाल ही में यहां से एक जानकारी निकल कर आती है, 3 जुलाई 2025 को लेफ्टिनेंट अतुल कुमार धुल और साथ ही साथ सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया जो कि उत्तर प्रदेश की है, प्रतिष्ठित विंग्स ऑफ गोल्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर खास करके अगर हम बात करें आस्था पुनिया की तो ये पहली महिला बनी है। यहाँ पर वो चीजें हमने आगे लिखा है, यह सम्मान विशाखापत्तनम स्थित INS डेगा में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान प्रदान किया गया। इसके साथ ही आस्था पुनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई। इस लिहाज से ये पॉइंट जो है आप VVI पॉइंट में रखेंगे। मेरे दृष्टिकोण से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, एक जानकारी और, ये कदम जो है भारतीय नौसेना के लैंगिक समानता और नारी शक्ति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है और ये पहली बार है एक्चुअली, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्नों पर नजर रहती है, ध्यान रखना, आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। देखिए पांचवा प्रश्न है कि असम की सुकन्या सोनेवाल को जुलाई 2025 में राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क यानी कि कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क की कार्यकारी समिति में किस पद के लिए चुना गया है। अब यहाँ पर देखिए जो विकल्प आपको दिख रहा है, इन सभी विकल्पों में से जो राइट आंसर होगा मतलब किस पद के लिए चुना हुआ, तो यहाँ पर लीड करेगी वो कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन, अतः यहाँ पर विकल्प नंबर C इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सुकन्या सोनेवाल को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखिए, असम में एक जगह है लखीमपुर जिला, यहीं की रहने वाली है। दरअसल ये IIT गुवाहाटी की एक छात्रा है, मतलब इस समय ये पढ़ाई कर रही है और हाल ही में आपको ध्यान रखना है जुलाई 2025 में उन्हें राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में शामिल किया गया है। ध्यान रखिए ये लखीमपुर जिले की उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, IIT गुवाहाटी की छात्रा है और अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क में आपको ध्यान रखना है इसकी कार्यकारी समिति में शामिल किया गया है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, अर्थात वे संगठन की बातों को मीडिया और जनता तक पहुंचाने में मतलब जिम्मेदारी निभाएगी। ये इनका कार्य क्षेत्र रहेगा, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं, बात यहाँ पर चूंकि हो रही है राष्ट्रमंडल देशों की या फिर राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत की, तो यहाँ पर आगे हमने लिखा है कि राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क 56 राष्ट्रमंडल देशों में शांति, अहिंसा और युवाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। दरअसल जो राष्ट्रमंडल देशों की संख्या है वो 56 है और मतलब ऐसे देशों में यहाँ पर ये जो खास करके राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत की नेटवर्क की हम बात करें तो यहाँ पर ऐसे देशों में शांति, अहिंसा और युवाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करता है। अब राष्ट्रमंडल देशों को अगर हम परिभाषित करें, बहुत सारे लोग जानते भी हैं लेकिन इसको समझिए विस्तार से, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल देश क्या है, हम इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो यहां पर हमने लिखा है कि राष्ट्रमंडल देश वे स्वतंत्र देश हैं जो पहले ब्रिटेन का उपनिवेश रहे हैं, यानी कि ब्रिटेन ने वैसे देशों पर शासन किया है और एक संधि के रूप में उस देश को आजादी मिली है। भारत एक प्रकार का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, भारत भी एक राष्ट्रमंडल देश है। यहां पर हमने लिखा भी है कि और एक संधि स्वरूप उन्हें आजादी मिली हो और आपसी सहयोग के लिए एक समूह यानी कि कॉमनवेल्थ में शामिल है, तो ऐसे देश को राष्ट्रमंडल कहा जाता है और भारत भी एक राष्ट्रमंडल देश है। आई होप यहाँ पर ये क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ विशेष जानकारी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए पिछले साल अगर हम बात करें G20 की जो अध्यक्षता भारत ने की थी,
बहुत सारे लोगों ने G20 टॉपिक को मतलब अच्छी तरीके से पढ़ा और बेहतर तरीके से उसे तैयार किया, लेकिन प्रश्न उसकी खास करके पॉपुलेशन और आबादी से पूछा गया था, मतलब इसी तरह का कुछ प्रश्न था। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें इस खास करके राजदूत नेटवर्क की, तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी जो हमने आपको दिया है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में चर्चा हमने राष्ट्रमंडल देशों की किया, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी नीचे आपको दिया गया है ये भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अभी का जिस प्रकार का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, और विशेष रूप से ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी हम लिए बैठे हुए हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। बना बनाया नोट्स हर चीज़ें हम आपको प्रदान कर रहे हैं, बिल्कुल कहीं नहीं भटकिए, यहाँ से चीज़ें अच्छी तरीके से आपका प्रिपेयर होगा। अच्छा, मैं आपको जल्द ही कुछ 1-2 दिन में आपको ये प्रूफ देने वाला हूँ, पहले भी हमने आपको बताया है, और जो अभी 70वीं बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ है मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से कितने प्रश्न एग्जाम में आए थे, तो कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड हो जाएगा। बस भरोसा रखिएगा, चीजें बेहतर यहाँ पर आपको मिलेगी। देखिए 2025 तक इसमें 56 देश शामिल हैं। बात हम कर रहे हैं राष्ट्रमंडल देशों की, जिनकी जो आबादी है ये दुनिया की कुल आबादी का लगभग 30% हिस्सा है, यानी कि लगभग 2.5 बिलियन, तकरीबन 250 करोड़, जिसमें अकेले भारत की जो आबादी है ये लगभग आपको 1.46 अरब है, यानी कि पूरे राष्ट्रमंडल की जनसंख्या का 58% भारत में है। देखिए राष्ट्रमंडल देशों की जनसंख्या की बात करें पूरे विश्व का ये 30% है, यहाँ पर हमने लिखा है 30% है, और इन 30% में से अगर हम सिर्फ भारत की बात करें, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इन 30% में से भारत की जनसंख्या की बात करें राष्ट्रमंडल देशों में तो 58%, आधा से जो ज्यादा है वो भारत की ही जनसंख्या है। और इस समय आपको ध्यान रखना है कि भारत जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। चीन को अभी हाल ही में पीछे छोड़ा है और ये पहले स्थान पर है अपना भारत। चलिए, जनसंख्या को लेकर बहुत सारी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। सरकार को चाहिए कि इस पर नियंत्रण कानून लाए, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, आने वाले दिनों में एक बड़ा समस्या हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर जो राष्ट्रमंडल देशों की हम बात कर रहे थे, जो आप ये मैप देख रहे हैं ये एक्चुअली वर्ल्ड मैप है, ठीक है। अब यहाँ पर जहां जहां आपको ब्लू एरिया दिख रहा है, जैसे कि जो खास करके एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की जो स्थिति आप देख रहे हैं, इसमें अगर हम देखें एशिया में ये जो ब्लू एरिया आपको दिख रहा है ये आप देख रहे हैं भारत है, पाकिस्तान है। ये जगह जितना भी आपको दिख रहा है ब्लू में, ये सभी वैसे जगह हैं, वैसे क्षेत्र हैं, वैसे देश आप बोल सकते हैं। कुल देशों की संख्या 56 है। ये ब्रिटेन का उपनिवेश रहे हैं, यानी कि ऐसे देशों पर ब्रिटेन ने शासन किया है लंबे समय तक, और एक संधि के स्वरूप ऐसे देशों को आज़ादी मिली है। तो ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखना है। एक मैप के माध्यम से हमने आपको बताया कि कौन कौन सा देश राष्ट्रमंडल देश कहे जा सकते हैं। चलिए, राष्ट्रमंडल देशों की बात हो चुकी है, अब यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल की हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक चीज तो हम बतलाएंगे ही, पिछला राष्ट्रमंडल खेल को लेकर, फिर अगला कहाँ पर आयोजित होगा, साथ ही भारत को लेकर एक करंट अफेयर्स का प्रश्न और बन जाता है। सबसे पहले वही आपके बीच हमने रखा है। देखिए भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक तौर पर अभिरुचि लेटर, यानी कि अभिरुचि पत्र, यानी कि लेटर ऑफ इंटरेस्ट अभी प्रस्तुत किया है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर कहा गया है भारत द्वारा, यानी कि अगर हम देखें अहमदाबाद जो गुजरात का एक शहर है, 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत का चुना हुआ आधिकारिक शहर है, या फिर बोल सकते मजबूत दावेदार शहर है, यहां पर इसका आयोजन हो सकता है। अच्छा, इसको लेकर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, 2036 ओलंपिक के लिए भी यहां पर खास करके अहमदाबाद को ही चुना गया है, ठीक है। तो गुजरात में कुछ ज्यादा विकास नहीं हो रहा है, ऐसा आपको नहीं प्रतीत हो रहा है। बहुत सारे चीजों का उद्घाटन, बहुत मतलब प्रशांत किशोर जी सही बोलते हैं, गुजरात में मेट्रो चलेगा, यहाँ पर नहीं चलेगा बिहार, मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो विकास जो है भारत में गुजरात में बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब ऐसा मुझे भी लग रहा है। मतलब जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ, उद्घाटन होता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पहल, जैसे मान लीजिए राष्ट्रमंडल खेलों की दावेदारी अहमदाबाद में पेश किया, तो भाई जो अगला जो ओलंपिक है 2036 को लेकर अहमदाबाद को ही क्यों, और दूसरा शहर नहीं है, भारत में तो बहुत बड़े बड़े शहर है, वहां पर क्यों नहीं हो सकता है। तो मतलब ये थोड़ा सोचने वाली बात है। फिलहाल यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल की हम बात करें तो ये हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर अगला जो राष्ट्रमंडल खेल खेले जाएंगे या फिर आयोजित होगा, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसका पिछला 2022 वाला जो संस्करण था, जो 22वां संस्करण था, ये एक्चुअली जो होगा ये खास करके 2026 वाला, ये आपको ध्यान रखना है। ये राष्ट्रमंडल खेलों का 23वां संस्करण होगा जो इस ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होगा। देखिए बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल आपको ध्यान रखना, 2022 में ये इसका 22वां संस्करण था। शुभंकर था पैरी द बुल,
आप यहाँ पे ये शुभंकर को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है कि इसमें भारतीय एथलीटों ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक, कुल 61 पदक जीते थे और चौथे स्थान पर रहा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया 178 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था। तो राष्ट्रमंडल खेल को लेकर इतनी जो जानकारी हमने आपको दिया है ये तो इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन अगला और साथ साथ भारत की जो दावेदारी है ये सभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। छठा प्रश्न है कि जुलाई 2025 में कौन पहले एशियाई टेस्ट के कप्तान बने जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देशों में, यानी कि यहाँ पर सेना देशों की बात हो रही है। देखिए कई सारे लोग इस शब्द से परिचित नहीं होंगे, लेकिन यह भी बहुत ज्यादा खबरों में ध्यान रखिए। सेना, यहाँ पर जो शब्द लिखा गया सेना, इसमें जो अल्फाबेट है SEN, S से हो गया साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका, E से हो गया इंग्लैंड, N से हो गया न्यूजीलैंड, A से हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों देशों को आपको ध्यान रखना है, सेना देश कहा जाता है। और ये यहाँ पर एक प्रश्न है कि इसमें देखिए प्रश्न में फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले एशियाई टेस्ट कप्तान कौन बने हैं जो सेना देशों में किसी एक टेस्ट पारी में दोहरा शतक यानी कि डबल सेंचुरी बनाए हैं, और ये पहले एशियाई टेस्ट कप्तान बने हैं। भारत के नहीं बल्कि पूरे एशिया की हम बात कर रहे हैं। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा शुभमन गिल, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अच्छा, सेना देशों के संदर्भ में एक जानकारी हमने कुछ में पहले जसप्रीत बुमराह को लेकर दिया था, आई होप कि वो चीजें आपको याद होगा। आगे चलते हैं अगले 7वें नंबर प्रश्न पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में डुरंड कप टूर्नामेंट 2025 की 3 ट्रॉफियों का अनावरण किया है। बताएं कि यह टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है। देखिए डुरंड कप, खास करके किसी भी कप की बात करें खेल के संदर्भ में, जो आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से खेल से संबंधित है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे डुरंड कप की बात हुई तो ये फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहां पर जो महत्वपूर्ण बिंदु यहां से निकल कर आते हैं उसको एक नजर हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 2 जुलाई 2025 को डुरंड कप टूर्नामेंट 2025 की 3 ट्रॉफियों का अनावरण किया और हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत भी की। अब इन 3 ट्रॉफियों में डुरंड कप, प्रेसिडेंट्स कप और शिमला ट्रॉफी शामिल है, जो एक्चुअली आप यहां पर तस्वीर में भी देख सकते हैं। कुल 3 ट्रॉफी का इनके द्वारा उद्घाटन किया गया, और साथ ही उद्घाटन नहीं बल्कि अनावरण किया गया, यानी कि लॉन्च किया गया। साथ साथ यहां पर हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत भी की गई। अब विशेष रूप से ये समझिए कि इसका जो आयोजन है ये 23 जुलाई से 23 अगस्त 2025 तक पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिए पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय, साथ ही साथ झारखंड सहित कुल 5 राज्यों में इसका आयोजन किया जाएगा। ये यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। डुरंड कप के बारे में एक्चुअली यहाँ पर चर्चा हो रही है। डुरंड कप जो है ये एशिया का सबसे पुराना और विश्व का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी, ऐसी मानी जाती है। आप डुरंड कप के लोगों में भी देख सकते हैं सिंस 1888 ये यहाँ पर लिखा गया है, तो ये शुरुआत मानी जाती है। अब डुरंड कप का 133वां संस्करण की हम बात करें, अच्छा ये जो होगा 134वां संस्करण होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। अब इसका पिछला जो 133वां संस्करण था ये 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक कोलकाता, फिर कोकराझार असम, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है झारखंड के जमशेदपुर में और मेघालय के शिलोंग, जो यहाँ की राजधानी, यहाँ पर संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। लेकिन यहाँ पर फाइनल में अगर हम देखें तो गुवाहाटी स्थित नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने गत विजेता यानी कि पिछले वर्ष के विजेता टीम मोहन बगान सुपर जायंट को 4-3 से हराकर ये पहला खिताब अपने नाम किया था। किसने? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने, जो एक्चुअली लोगो आप यहाँ पर इसका देख सकते हैं, इसका पहला खिताब था जो अपने नाम किया था। और विशेष रूप से हराया किसे था? तो मोहन बगान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब को, जो 17 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुके हैं, जीत चुके हैं, उससे हराया एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। ये 133वें संस्करण को लेकर जो जानकारी आपके बीच हमने रखा है पिछले ही साल का है। और एक चीज और, कई सारे लोग बोलते हैं कि सर करेंट अफेयर्स कितने दिनों का पढ़ें, तो विशेष रूप से बिहार में आयोजित होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर हम बीपीएससी एग्जाम को उदाहरण के तौर पर ले तो तकरीबन 1.5 साल का करंट अफेयर्स जरूर पढ़िएगा, ठीक है, अनिवार्य है। पहले 1 साल का कवर कर लीजिए और उसके बाद पिछला और भी थोड़ा सा चले जाइएगा, तकरीबन मतलब यहाँ पर 1.5 साल आप बोल सकते हैं। और ये सभी चीजें वीडियो के माध्यम से अगर देखना पॉसिबल नहीं है, आप उसे नहीं देख सकते हैं,
तो उसका सोल्यूशन हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है। एप्लीकेशन पे जाएंगे, एकदम फ्री है, उसके लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स का एक सेक्शन आपको दिखेगा, उसमें जा करके अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कीजिए, जो नंबर हेल्पलाइन हमने दिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल निःशुल्क आप वहाँ पर मंथली टेस्ट में भाग लीजिए, तैयारी बेहतर हो जाएगी, एकदम रिविजन आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसे यहाँ पर जो हमने लिखा अगस्त 2024, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 18 महीने के करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, जो कि आपका सारा का सारा कवर होगा। अब आते हैं 8वें प्रश्न पे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन 1 में लिखा गया है कि डी गुकेश यानी कि डोमा राजू गुकेश ने ग्रैंड चेस टूर 2025 के जाग्रेब, जो एक जगह है क्रोएशिया में, यहां पर आयोजित सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज खिताब अपने नाम किया है। तो ये कथन जो है यहां पर ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन की बात करें तो इस प्रतियोगिता में डोमा राजू गुकेश यानी कि डी गुकेश ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो ये भी यहां पर सत्य है। तो विकल्प नंबर अगर हम देखें, यहां पर दोनों किसमें सत्य लिखा गया है? विकल्प नंबर सी में। दोनों कथन यहां पर सही है। ध्यान रखिए, विकल्प नंबर सी करेक्ट है। यहां पर उतना डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है। यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित हुई और किसने अपने नाम किया, किसे हराकर अपने नाम किया, मुझे लगता है कि इतना ही सफिशिएंट है, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हमें उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, 9वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया, और ये सम्मेलन जो है किस शहर में और किस देश में आयोजित किया गया है? जो विकल्प यहां पर आपको दिख रहा है, राइट आंसर होगा ब्राजील में आयोजित हुआ, रियो डी जेनेरियो जो एक शहर है यहाँ की, यहीं पर। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आपको बता दूं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रिक्स। कई अपडेट अभी हाल ही में हुए हैं, कई सारी जानकारी यहां पर आपको हम देने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2 दिवसीय आयोजन था। ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आप अगर इस तस्वीर को क्लियर देख पा रहे हैं तो यहां पर नरेंद्र मोदी की स्थिति आपको नजर आएगी। ठीक है, अब इस सम्मेलन में वैश्विक शासन में सुधार, शांति, सुरक्षा, बहुपक्षवाद, विकास और एआई जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। ये ध्यान रखें किन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। अब यहां पर इन सब के अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में, आपको ध्यान रखना, अप्रैल 2025 में जो आतंकी हमला हुआ था, एक्चुअली पहलगाम हमले की निंदा यहां पर इन्होंने की और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई का इन्होंने यहां पर प्रचार किया। ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस सम्मेलन को लेकर कुछ जरूरी बातें यहां पर आपके बीच हमने रखा। हालांकि कुछ और भी जानकारी अगर मुझे नजर आएगी तो वो चीजें अवश्य हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल ये चीजें ध्यान आपको रखना है। अब पिछला जो संस्करण था, 16वां संस्करण, दरअसल ये संस्करण अगर हम देखें तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतिहास में। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है इसे समझिएगा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं पुनः से दोहरा रहा हूं, ये सम्मेलन 22 से लेकर 24 अक्टूबर 2024 तक कजान एक जगह रशिया में यहां पर आयोजित हुआ था। यहां पर इस सम्मेलन में पहली बार ऐसा था जब ब्रिक्स का विस्तार हुआ एक बड़े पैमाने पर। आप यहां देख सकते हैं नए सदस्यों में मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हुए। हालांकि अर्जेंटीना और सऊदी अरब ने इसको नकार दिया, मतलब अगर यहां पर शामिल हो जाते तो और भी सदस्य बढ़ जाते, लेकिन नकार दिया। और यहां पर कौन से देश शामिल हुए नए सदस्य में? मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। तो ऐसे में एक चीज यहां पर हालांकि हमने नहीं लिखा है, लेकिन ये जरूर मेंशन कीजिएगा, आप ध्यान में रखिएगा कि ये विस्तार यहां पर हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि एक विस्तृत जो अगर हम देखें रूप से, मतलब कितने देश शामिल हुए, कब हुआ, और जो विस्तार हुआ कब हुआ, ये चीजें यहां पर समझना है। इसको ध्यान आप लोग रखेंगे। एक्चुअली ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। उस समय 4 ही देश थे, ब्राजील, रशिया, भारत और चाइना। इसके संस्थापक देशों में इसे गिना जाता है। लेकिन अगले ही वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था, जिसके बाद ये स्वतंत्र रूप से, या फिर ये बोल सकते हैं एक अलग तरीके से, इसमें एस यानी कि जो अल्फाबेट है साउथ अफ्रीका, ये जुड़कर ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। तो एक नए सिरे से इसकी स्थापना हुई, एक नया संगठन ब्रिक्स से ब्रिक्स कहलाया। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, इंडोनेशिया 6 जनवरी 2025 को इसी साल ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया। इसके साथ ही यह पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया जो कि ब्रिक्स में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर क्लियर है। तो अब वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो पहले 5 थे, पहले एक्चुअली स्थापना के समय 4 थे, दक्षिण अफ्रीका उसमें शामिल हुआ, 5 हो गया। उसके बाद 4 देश जुड़े, यहां पर लिखा गया मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। तो कितना हुआ? 5 4 9, और इंडोनेशिया अभी शामिल हुआ 6 जनवरी को, तो ये हो गया 10। तो 10 ही सदस्य देश हैं जो यहां पर हमने लिख दिया है। कई जगहों पर अगर अर्जेंटीना आपको दिखता है, सऊदी अरब अगर आपको दिखता है, वो गलत है। ये सही डाटा है, 10 सदस्य देश हैं इस समय, खास करके
खास करके ब्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो इतनी इंपॉर्टेंट है, चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए 10वां प्रश्न है कि भारत सरकार के एल्युमिनियम विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अनुसार वर्ष 2047 तक देश में यानी कि भारत में एल्युमिनियम उत्पादन क्षमता को कितनी गुना बढ़ाने की योजना है। अभी हाल ही में ये जानकारी निकलकर सामने आई है, इसे बढ़ाने का लक्ष्य जो है ये 6 गुना है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। देखिए कंप्लीट जानकारी आपके बीच हमने रखा है कि भारत सरकार ने एल्युमिनियम उद्योग के विकास के लिए हाल ही में एल्युमिनियम विजन डॉक्यूमेंट 2047 जारी किया है। यह पूछा जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। अब इस दस्तावेज में 2047 तक देश की एल्युमिनियम उत्पादन क्षमता को वर्तमान में जो 4.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है, इससे बढ़ाकर लगभग 27 से 37 मिलियन, यानी कि यहाँ पर जो हमने लिखा है MTPA, जिसका अर्थ होता है मिलियन टन प्रति वर्ष, ये करने की योजना है। ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है, आप एक प्रकार से ये बोल सकते हैं। और कोई भी राष्ट्रीय लक्ष्य है वो है बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम चर्चा कर रहे थे मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य कब तक है, या फिर मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का है, 2030 तक का, ठीक है। तो यहाँ पर खास करके 47 तक की बात जो हम कर रहे हैं, तो 27 से लेकर 37 मिलियन टन प्रति वर्ष करने का लक्ष्य है। और इसका मुख्य उद्देश्य भारत को विश्व स्तर पर एल्युमिनियम उत्पादन और निर्यात में अग्रणी बनाना। हालांकि इस समय दूसरे स्थान पर है चाइना के बाद, ये चीजें यहाँ पर हमने कहीं पर लिखा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस रणनीति से हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, बुनियादी ढांचा और विनिर्माण क्षेत्र को बल मिलेगा। और यह पहल आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को भी मजबूत करती है। देखिए भविष्य का एक प्रकार से धातु कहा जाता है एल्युमिनियम को, हल्की होती है, जंग इसमें जल्दी नहीं लगता है और बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। अभी वर्तमान समय में अगर हम देखें, मकान जो बनता है उसमें खिड़की दरवाजे आदि में इसका प्रयोग होता है एल्युमिनियम का, और विमान में भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल इसका बहुत अधिक है, क्योंकि ये किफ़ायती, सस्ती भी होती है और जंग भी ज़्यादा नहीं लगता, हल्की भी होती है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि एल्युमिनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है, जो कि धरती की सतह पर, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धरती की सतह पर पाया जाने वाला तीसरा सबसे जो अधिक तत्व पाया जाता है वो एल्युमिनियम ही है। ऑक्सीजन पहले स्थान पर आता है, सिलिकॉन दूसरे स्थान पर आता है, फिर आता है यहाँ पर एल्युमिनियम। यहाँ पर हमने लिखा है कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद, जिसकी परमाणु संख्या 13 है, यानी कि हम बात कर रहे हैं एल्युमिनियम की। एक बार मैं इसे अच्छे से पढ़ रहा हूँ। धरती की सतह पर तीसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो यह एल्युमिनियम, जो कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और फिर उसके बाद आता है एल्युमिनियम, फिर आता है लोहा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, यह बॉक्साइट अयस्क से निकाला जाता है। एल्युमिनियम के अगर हम अयस्क की बात करें तो यह बॉक्साइट है, ये ध्यान आपको रखना है। और उड़ीसा जो राज्य है, ये भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, ध्यान रखेंगे। अब एक जानकारी और, एल्युमिनियम को अक्सर गरीबों का धातु भी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि गरीबों की धातु किसे कहा जाता है, एल्युमिनियम को। और वर्तमान समय चाइना के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है। और ये पहल जो खास करके अभी निर्धारित हुआ है, और अगर ये अच्छी तरह से संचालित होता है तो कहीं ना कहीं ये चाइना को पीछे छोड़ने के कगार तक ये पहुंच जाएगा। ये चीज ध्यान आपको रखना है। अच्छा, भारत सरकार के और भी कई सारे लक्ष्य को लेकर हमने जानकारी दिया है। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्य हैं जो कि मेरे दृष्टिकोण से आप लोग ये तमाम चीजों को जरूर ध्यान रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में राजभवन अन्न धन योजना किस राज्य में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य गंभीर रूप से गरीब या फिर बीमार रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। देखिए इसकी शुरुआत अभी हाल ही में, एक सेकंड यहाँ पर ध्यान आप लोग रखिएगा, योजना का नाम क्या है, राजभवन अन्न धन योजना, ठीक है। तो अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि गोवा, ठीक है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसको लेकर हम जानकारी देखते हैं। दरअसल यहाँ पर अगर हम बात करें, जुलाई 2025 में ये गोवा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक मानवीय पहल है। दरअसल इस योजना के तहत किडनी डायलिसिस और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लगभग 40 जरूरतमंद मरीजों को 25,000 की एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि ये राशि बहुत कम है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। इतनी गंभीर बीमारी में ये राशि कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल एकदम शून्य के बराबर है एक तरह से देखा जाए, लेकिन फिर भी आर्थिक खास करके मदद स्वरूप ये दी जाएगी। यहाँ पर एक घोषणा भी है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, यह योजना गोवा में राजभवन द्वारा शुरू की गई है। दरअसल एक सामाजिक सेवा पहल है जो कि पूरे देश में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। यानी कि इस तरह का जो पहल है
वो भारत में पहली बार किया गया है किसी राजभवन द्वारा। अब इसको एक चीज डिटेल में समझिएगा, यहाँ पर ये समझना पड़ेगा आपको, यह सहायता जो है या फिर ये जो घोषणा है ये गोवा के राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत पुस्तक लॉयल्टी से दी जा रही है, यानी कि राज्यपाल अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज सेवा में लगा रहे हैं। मतलब एक अच्छा पहल है, जो खास करके राज्यपाल की बात करें, जो पुस्तक रॉयल्टी यानी कि जो पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है, जो उनसे सेल होता है, जो अर्निंग होती है, उसमें खास करके कमाई का हिस्सा यहाँ पर मतलब जो घोषणा हुई इसमें लगाया जाएगा। वर्तमान में जो यहाँ के राज्यपाल हैं, आपको ध्यान रखना, PS श्रीधरन पिल्ले हैं और इन्होंने 7 जुलाई 2021 को गोवा में या फिर गोवा के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। अच्छा, बिहार के राज्यपाल कौन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि बिहार के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, और क्रम जरूर लिखिएगा, मतलब क्रम की दृष्टिकोण से पिछले ही क्लास में हमने चर्चा किया है, वो आपको जरूर लिखना है। आइए अब यहाँ पर आज के इस क्लास का प्रश्न देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न और भी है कि हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार, ये यहाँ पर प्रश्न है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है, इनका नाम क्या है? विकल्प नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि दीपिका पादुकोण इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये ध्यान आप लोग रखिए। चलिए अब यहाँ पर आज के इस क्लास का प्रश्न है कि वर्ष 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के बाद दोबारा नियंत्रण के बाद हाल ही में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और वीडियो को समाप्त करने से पूर्व यहाँ पर आपको बता दूं, ये हमारा एक ई बुक है जो जनवरी से जून तक का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का इसमें संग्रह किया गया है। आप एप्लीकेशन से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका यहाँ पर अगर हम बात करें तो 88 पेज इसमें आपको देखने को मिलेगा, और तमाम जानकारी जो हमने पिछले 6 महीने में पढ़ाया है उसका एक उत्कृष्ट संग्रह इसमें डाला गया है। बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आप यहाँ पर तैयार कर पाएंगे, और ये सभी चीज़ें आप एप्लीकेशन पर जाकर ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के इस कोर्स में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कोर्स से भी ले सकते हैं, या फिर सिर्फ ये PDF लेना चाहता है तो ये भी आपको मिल जाएगा। कोर्स नॉमिनल सा चार्ज पर आपके लिए उपलब्ध है, जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान रखना है, BPSC का एक अलग से है, इसमें टेस्ट सीरीज आदि संचालित हो रहा है। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए खास करके आगामी 71वीं BPSC को देखते हुए आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये तमाम जो बेनिफिट है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका आप लाभ ले पाएंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई है ये भी आपको इसमें मिलेगा। जो टेस्ट आपका छूट चुका है वो अब भी आपको यानी कि बाद में भी मिल जाएगा जब आप ज्वाइन करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अगला प्रैक्टिस सेट जो है 17 नंबर वो आपका 12 जुलाई को मिलेगा, निर्धारित 9 बजे शाम में। प्रत्येक अभी सप्ताह में 2 टेस्ट हो रहे हैं, और आपको ध्यान रखना है सभी लोग को निर्धारित स्वयं टेस्ट में भाग लेना। जिनका छूट चुका है आप लोग अभी भी टेस्ट में भाग ले सकते हैं, और प्रत्येक टेस्ट का 2 PDF आपको मिलता है। PDF को जो लोग डाउनलोड करना चाहते हैं जरूर कीजिए। PDF में सॉल्यूशन भी रहता है, उसे पढ़िए। ये चीजें यहाँ से आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। हम मिलते हैं अब यहाँ पर आपसे अगले क्लास में। अब यहाँ पर आपको एक जानकारी नहीं बल्कि एक टारगेट मैं यहाँ पर आज के इस क्लास में दे रहा हूँ। देखिए, जितने भी लोग क्लास को यहाँ पर देखते हैं, अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो रही है तो आज मैं आपको पहली बार एक टारगेट दे रहा हूँ, जो टारगेट को आप सभी को पूरा करना है। देखिए, 500 लाइक का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। आप लोग 500 लाइक यहाँ पर इस वीडियो में जरूर कीजिएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग करेंगे। अगर वीडियो से हेल्प मिल रही है तो जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।